ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो है वो टिश्यूज से मिलकर के बनती है और टिश्यूज में सेल्स होते हैं और सेल्स में छोटे छोटे और कंपोनेंट्स होते हैं। अगर यही स्ट्रक्चरल ऑर्डर ख़राब हो जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड है? हेलो, दिस इज गुरलीन कौर। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न अबाउट दोज प्रोसेसेस। सो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस या फंक्शंस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए। तो वो कौन सी प्रोसेसेस हैं, चलिए देखते हैं। ये एक लिस्ट है जिसमें हमने बताया है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो पहली उसमें है न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन जिसको सर्कुलेशन भी पढ़ा जाएगा, देन देयर इज एक्सक्रीशन एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन के साथ। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हो। वो न्यूट्रिएंट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स को हम आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? अगर हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि हमने पढ़ना है तब भी हमें एनर्जी चाहिए, अगर हमने साइकिलिंग करनी है तब भी हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो उन एफर्ट्स में आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो एनर्जी वो कहाँ से आएगी? अगर आप खाना खाओगे। तो आपकी लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जो आपने खाना खाया उसमें आपने बोला कि हमने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करें, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो मटेरियल्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको एक्टिवेट करते हैं, उन्हीं सारे मटेरियल्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। वो कौन सी हैं? एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, एज द नेम सजेस्ट। देन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम कैटेगराइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को। बट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम कैटेगराइज करते हैं मिनरल्स को एंड विटामिन्स को। आगे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप न्यूट्रिशन किस वे से लेते हो। हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि हमने क्या करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। वही हमारा खाना खाने का तरीका डिफरेंट है। जैसे कि हम प्लांट्स की तरह खाना नहीं खाते, या प्लांट्स हमारी तरह खाना नहीं खाते, या कोई और एनिमल्स जो है वो हमारी तरह खाना नहीं खाते। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस डिफरेंट है। इसी अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 2 ही क्लासेस के बारे में बताया गया है, जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर टाइप इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज अबाउट कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब इस लेक्चर में हम 2 ही टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, वो अपनी बॉडी के अंदर ही अपना खाना बना सकता है। हाँ, ज़रूर वो बाहर से कुछ चीज़ों को यूटिलाइज करेगा, जैसे कि सनलाइट को यूटिलाइज करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर सकता है, जैसे कि प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं या अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ के अंदर हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। अंडर हेटरोट्रॉफ्स हम आगे 3 टाइप्स की न्यूट्रिशन देखते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए बात करते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। एक ऑर्गेनिज्म
जो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, जिसकी बॉडी पर फूड के लिए वो डिपेंड कर रहा है उसको हम होस्ट बोलेंगे। तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी को दो फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकता है। एक तो वो होस्ट की बॉडी को एज अ शेल्टर यूज़ कर सकता है और दूसरा उसकी बॉडी को वो एज अ फूड सोर्स यूज़ कर सकता है। अगर पैरासाइट बॉडी के ऊपर रह रहा है तो हम उसको एक्सोपैरासाइट बोलेंगे। अगर वही पैरासाइट बॉडी के अंदर रह रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। कैस्केटा एक एंडोपैरासाइट है जो नॉर्मल प्लांट की बॉडी के ऊपर रिजाइड करता है। जो होस्ट प्लांट है वो क्या करेगा, वो रूट एंड जाइलम टिश्यू की हेल्प से अपना वाटर एंड मिनरल अपटेक करेगा और लीव्स तक पहुंचाएगा और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो खाना वो खुद यूटिलाइज नहीं कर पाता, वो कैस्केटल यूज़ कर लेता है और वो खुद अपने आप को ग्रो करता है। वो होस्ट प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। जब कभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है हम देखते हैं यूजुअली वो सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि उन डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कुछ वॉर्म्स, कुछ बैक्टीरिया जैसा स्टिक कर जाता है और उसकी बॉडी को ईट अप कर रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है या फिर फंगस है वो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर फीड करता है। तो जो फंगस है और बैक्टीरिया है वो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और अपने आप को ग्रो करता है। तो ऐसे फंगस एंड बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशन करते हैं, तो इसलिए हम उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है फिर, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, एज सच कंप्लीट फूड इंजेस्ट करते हैं, जैसे कि हम खुद ह्यूमंस। एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि अमीबा। तो पहले हम शुरू करेंगे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल। तो चलिए करते हैं शुरू। प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में जो प्लांट है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है और फिर सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना बनाता है। प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। वो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली इन लीव्स, नॉट एट ऑल। कभी कभी यही क्लोरोफिल प्लांट के स्टेम्स और ब्रांचेस में भी देखने को मिलता है। तो जिधर भी प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि जिधर भी प्लांट में क्लोरोफिल है वहाँ पे सनलाइट एब्सॉर्ब होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। यही प्रोसेस को हम डिटेल में अब समझेंगे। आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा के ऊपर क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर इन डिटेल समझें तो क्लोरोप्लास्ट के जस्ट आउटसाइड एक आउटर मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम बोलते हैं। यही एक ग्रैनम जो है वो दूसरे ग्रैनम के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू, लैमेला के थ्रू। और अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं ग्रैनम का जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज थैलाकॉइड। इसी थैलाकॉइड में प्लांट का क्लोरोफिल स्टोर रहता है। इसी क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। और चलिए आगे देखते हैं फिर इस क्लोरोफिल की हेल्प से जो सनलाइट ट्रैप हुई है उसका क्या होता है। आगे जो सनलाइट
प्लांट ने एब्जॉर्ब करी, वो प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की हेल्प के थ्रू क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। वही जो एब्जॉर्ब्ड सनलाइट है उसकी कन्वर्जन हो जाती है केमिकल एनर्जी में। देन देयर विल बी अ लाइसिस ऑफ एब्सॉर्ब्ड वाटर। हमने देखा है कि प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो वाटर की एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करती हैं। वही वाटर जाइलम टिश्यू की हेल्प से लीव्स तक पहुंच जाता है। वहीं लीव्स में वो वाटर जो है सनलाइट की हेल्प से स्प्लिट हो जाएगा। वो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। जो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, जो हम लोग या हम ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हुए देखेंगे। जो वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो हाइड्रोजन आगे चल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा और वहाँ से ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो 2 फेजेस में चल रही है। तो जो लाइट फेज है इसमें जस्ट वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है कि जो वाटर की लाइसिस हुई वो सनलाइट की हेल्प से हुई। तो सनलाइट की कन्वर्जन जो है वो केमिकल एनर्जी में हुई। देन जो वाटर है उसकी स्प्लिटिंग हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन में हुई। वहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई। वही ऑक्सीजन सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है उसमें जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन में या लाइट फेज में जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था वही हाइड्रोजन अब डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन करेगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। व्हाट इज द रिडक्शन? इट्स जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो वो क्या है? रिडक्शन। तो वो रिडक्शन जो है वो डार्क फेज में होती है। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का है वो हम देख पा रहे हैं कि एक प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट में से क्या कर रहा है? सनलाइट ले रहा है एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वही प्लांट सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज फॉर्म कर देता है। वही ग्लूकोज जो है वो प्लांट की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसको फिर वो फर्दर अपने यूसेज के लिए रख लेता है। एंड आफ्टरवर्ड्स जो हम देख रहे हैं कि इधर ऑक्सीजन रिलीज हुई है, वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हम लोग यूटिलाइज करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो पौधे इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर है। अगर आपको स्टिल डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है तो इस चैप्टर के और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।